अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम चैप्टर 12 के कुछ लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उन पे जाने से पहले हम आज का रीकैप देखते हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था वाटर पोल्यूशन, उसकी डेफिनीशन, उसकी काजेस कि वाटर पोल्यूशन। उसमें से मेन जो हमने सीखा था हाउस होल्ड जो वेस्ट होते हैं वो वाटर को कैसे पोल्यूट करते हैं। उसके साथ साथ हमने वाटर बॉर्न डिजीज़ को देखा और उनमें कुछ को हमने डिस्कस किया था, 3-4 को, और कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए थे जो आपके असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए गए थे। होप्स हो कि आपने वो अटैम्प्ट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे और सीख लिए होंगे। आज का जो लेक्चर है वो आपके सामने बोर्ड के ऊपर मौजूद है। चैप्टर नंबर 12 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर, जिसमें हम लास्ट टॉपिक 3 SLOs आपके सामने लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहले वेज टू डील विद द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन जो आपका SLO नंबर 20 है, और उसके बाद वाटर स्कैर्सिटी इन पाकिस्तान D21। कुछ और लास्ट पे है फर्टिलाइज़र्स। ये आपका जो SLO नंबर है D22 एंड D23, जिसको मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा है 22 एंड 23। जो पहले 2 टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी ज़िंदगी के हिसाब से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हमारी लाइफ के साथ ये रिलेट करते हैं कि जो दूसरा SLO है स्कैर्सिटी इन पाकिस्तान में जो आजकल पानी की किल्लत हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, और इनकी जो हम इनको अगर ओवरकम करना चाहें, स्कैर्सिटी को, किल्लत को, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इस लेक्चर में एक तो हम ये सीखेंगे और दूसरा जो है फर्टिलाइज़र्स के ऊपर बात की जाएगी और कुछ मेन क्वेश्चंस फर्टिलाइज़र में से आप बच्चों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये आपकी बुक का पेज नंबर है 171 टू 170 टू 171। इंट्रोडक्शन मेरा नीचे मौजूद है। हम चलते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक की तरफ। आपके बोर्ड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 12.5 वेज टू डील विद द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अगर हमने रोकनी है, जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको रोकने के लिए सबसे पहले हम इनके सोर्सेज को कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर इनके सोर्सेज को हम कंट्रोल कर लें किसी तरीके से, तो हो सकता है वाटर पोल्यूशन में किसी हद तक कमी आ जाए। तो सबसे पहले इस टॉपिक को आपने समझना है कि वेज टू डील विद द नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं? हार्मफुल, कि वाटर पोल्यूशन जो है वो आप में डिफरेंट डिजीज़ को काज करता है। अगर हम इन डिजीज़ के जो इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट, इनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा कि इनके सोर्सेज के ऊपर काम किया जाए कि जहाँ से ये वेस्ट पार्टिकल जनरेट हो के वाटर बॉडीज़ के अंदर जाते हैं, तो क्या इन हार्मफुल पार्टिकल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनके ऊपर हम थोड़ा सा जाएंगे। तो सबसे पहली स्लाइड है ऑक्सीजन लेवल इन वाटर बॉडीज़। जो आपका बुक के ऊपर पॉइंट नंबर 1 है, उसको थोड़ा सा 1 बाय 1 लिखा गया है कि ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर बॉडीज़। ऑक्सीजन की क्यों बात की गई है कि आप अगर अपने ऊपर गौर करें तो हमें क्या चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो चीज़ें पानी के अंदर रहती हैं उनको हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। जो पानी के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं, तो वो क्या करती हैं, पानी से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं। अब पानी से ऑक्सीजन को ऑब्टेन कैसे करती हैं? पानी के अंदर ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब हुई मिलती है उनको। अगर वो ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाती है तो उन लाइफ के लिए क्या हो सकता है, एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपकी बुक से कुछ पॉइंट लिखे हैं ताकि आप बुक को भी साथ रखें और अंडरस्टैंड करते जाएं। सबसे पहले है कि सम पोल्यूटेंट्स रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन वाटर दैट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कि कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, कुछ ऐसे आलूद कुनिंदगान हैं जो कि अगर पानी में शामिल हो जाएं तो पानी में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसको कम कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद टू प्रिवेंट दिस, अब ये जो है स्लाइड 1 पे आ जाएं। सम पोल्यूटेंट रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल। पहली बात तो ये है कि
अच्छा, यहाँ पे सम पोल्यूटेंट रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन वाटर दैट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। उसके बाद टू प्रिवेंट दिस ये जो दूसरा है, प्रिवेंशन क्या होती है कि इस चीज़ को आप कम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ रखना है, उसको डैमेज होने से बचाना है, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रख सकते हैं। आपने क्या करना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल न्यूट्रिएंट्स फ्लो एंड प्रॉपरली ट्रीट सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट इनकरेजेस एक्सेसिव अल्जे ग्रोथ। जो अल्जी मीन माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हार्मफुल, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कौन सी चीज़ करती है। एक तो यहाँ पे लिखा गया है सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सेवेज वेस्ट आपके म्यूनसिपल वेस्ट कह सकते हैं, जो गटरों का गंदा पानी होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म शामिल होते हैं जो कि पानी को आलूदा करते हैं और वहाँ पे माइक्रोबियल कॉलोनी को जनरेट करते हैं। माइक्रोबियल कॉलोनी किसे कहते हैं, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि न्यूट्रिएंट्स फ्लो को एक हिसाब से चल, उनको डिस्टर्ब नहीं होने दें। फॉर एग्जांपल अगर पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ मौजूद हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उनकी लाइफ प्रॉपर चलेगी। अगर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, कम कैसे होंगे कि पानी जो नेचुरल वे से आ रहा है तो कुदरती तौर पे उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स मौजूद होंगे। अगर वो मिनरल्स को आप डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे बात की गई है कि अगर सेवेज वाटर को ट्रीट ना किया गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट ना किया गया, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि इनमें जो गंदे मादे हैं उनको ऐसा हम ट्रीट करें कि वहाँ से हार्मफुल मादों को या माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स डाले जाएं कि वहाँ पे वो तलफ हो जाएं, ख़त्म भी हो जाएं, ताकि जब वो नदी नालों में जाएं तो हार्मफुल इफ़ेक्ट काज ना करें। तो ये था पहला, ऑक्सीजन लेवल इन वाटर बॉडीज़। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या होगा, और इस ऑक्सीजन लेवल को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो बातें सीखी हैं, और साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि हाउ कैन यू मेंटेन ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज़, कि आप वाटर बॉडीज़ से क्या मुराद है यहाँ पे, जो आपके करीबी नदी नाले हैं, दरिया हैं, या ये जो फार लास्ट पे आप चले जाएं तो वहाँ समुंदर आ जाते हैं, ये सारी क्या हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, इनमें आप ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड के साथ एक क्वेश्चन भी मौजूद है जो आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है हमने क्या सीखना है यहाँ से, कंट्रोल्ड एमिशन ऑफ हैवी मेटल्स। आपका पॉइंट नंबर 2 जो है उसने लिखा होगा कि आप ये जो हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें क्या यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे जो टॉक्सिक, आपकी बुक के ऊपर एग्जांपल तो नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सबसे जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं वो मैंने 2-4 लिखे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लेड होता है, मरकरी, कैडमियम एंड आर्सेनिक। लेड अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो ये पॉइज़न का काम करता है, स्लो पॉइज़न, तो ये आपकी बॉडी को ख़त्म करके छोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है हैवी मेटल प्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर। Heavy metal present in polluted water can accumulate the tissues of aquatic organism। जो टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, उनके अंदर जब ये हैवी मेटल इंटर हो जाता है तो इन टिश्यूज़ को रप्चर कर देता है, तोड़ देता है। इनकी जो बॉन्डिंग होती है, इनमें ब्लड फ्लो होता है, सारा सिस्टम जो है वो ब्लॉक करना शुरू कर देता है। कौन सी चीज़, हैवी मेटल। अब पॉइंट नंबर 2 है, दीज मेटल्स आल्सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ इफ़ पीपल कंज्यूम देम एज अ फूड। अगर इंसान भी इसको फूड के अंदर, पानी में या किसी ग़िज़ा के तौर पे, या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को डाल के दे दे, किसी ज़राए से वो अडाप्ट कर ले, खा ले, तो क्या होता है, ये उसके लिए सख्त नुकसानदेह है, ये अल्टीमेटली डेथ काज करेगा। पॉइंट नंबर 3 है प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। अब ये है कि पहले तो ये है कि हम हैवी मेटल कहते किसे हैं, जो मैंने एग्जांपल आपको लिखे हैं, ये कहाँ से जनरेट होंगे, जो हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जहाँ पे तरह तरह के जूते बन रहे हैं, कपड़ा बन रहा है। कपड़ा पहले तो काटन का होता था, आजकल कुछ पॉलीमर केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे धागा और ये चीज़ें जनरेट हो रही हैं, जैसे कि पोलेस्टर है जो काटन के तौर पे रुई इस्तेमाल हो रही है। तो ये लेदर जैकेट्स बन रही हैं। तो ये जब इनका वेस्ट मटेरियल साथ
करीबी नदी नालों में जाता है तो उनमें ये हैवी मेटल्स शामिल होंगे। ठीक है, अब इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्राम एंटरिंग वाटरवेज कैन मिनिमाइज एमिशन ऑफ सच पोल्यूटेंट्स। अगर आप क्या करें कि इनको नदी नालों में जाने से पहले आप इसको ट्रीट कर लें, उसमें से जो हैवी मेटल्स हैं उनको हम क्या करें, कंट्रोल करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटरवेज में जाने से पहले हम ट्रीट कर लें तो ये क्या हो सकता है, इससे बचा जा सकता है। इसके साथ भी क्वेश्चन है कि लिस्ट सम हैवी मेटल दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आपकी बुक में इसकी लिस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने इस स्लाइड के ऊपर कुछ हैवी मेटल्स जो कि हाईली टॉक्सिक हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम एंड आर्सेनिक आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, तो ये आप इस क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है प्रिवेंशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनको इंसानी आंख देख नहीं सकती, जो कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कुछ डिजीज़ को डिस्कस किया, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि माइक्रोब्स इन वाटर काज वाटर बोर्न डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो गंदे पानी से फैलती हैं उनको हम वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं। इसमें सबसे पहले लाइक डायसेंट्री, हेपेटाइटिस, कोलरा, ये कोई 2-3 बीमारियां यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन 4 बीमारियां जो हैं डिजीज़ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट विद प्रॉपर सैनिटरी एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आर क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग वाटर बोर्न डिजीज़। अगर इससे आपने बचना है तो पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्रूशियल है। आजकल जो हम पानी पी रहे हैं, पहले तो ये है कि पानी पाकिस्तान के अंदर पीने के लिए मिलता ही नहीं है, मिलेगा तो लोग दूर दूर से पानी पीने के लिए ला रहे हैं, बिकॉज़ के जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल दिन ब दिन नीचे जा रहा है। क्योंकि इसकी कुछ रीज़न्स हैं जो हम अगली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो ये था 3 पॉइंट्स थे जो कि किस चीज़ के थे। अगर मैं पहली स्लाइड पे चला जाऊं तो वेज टू डील विद द नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि हमने वाटर पोल्यूशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट के साथ डील कैसे करना है, इनसे बचना कैसे है। तो यहाँ पे आपकी बुक पे ना पॉइंट 1, 2, 3 लिखा होगा, जिसको मैंने स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3 पे लेके गया हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो आपका पॉइंट 1 है उसको मैंने स्लाइड 1 पे रखा है, आपका जो पॉइंट 2 है वो स्लाइड 2 पे है जिसमें हैवी मेटल्स की बात की गई है, और जो पॉइंट 3 है इस केस में वो स्लाइड 3 पे है, प्रिवेंशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। तो ये था टॉपिक नंबर 1। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और इसके साथ भी एक क्वेश्चन मौजूद है कि हाउ कैन यू प्रिवेंट हार्मफुल माइक्रोब्स टू वाटर बॉडीज़, कि हम जो माइक्रोब्स हैं इनको वाटर बॉडीज़ में जाने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें भी एक पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ लिखा गया है कि अगर आप ऐसे तरीके अपनाएंगे तो होप्स हो कि आप माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट 12.6 है जो इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम का वक्त का तकाजा भी है कि हम इसको पढ़ें, इसके बारे में इल्म लें और इससे जो ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे। क्योंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ भी है कि पानी को ज़ाया ना करें, क्योंकि हमारे सामने जो स्क्रीन पर टॉपिक मौजूद है इसको अगर देखें तो वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत है वो क्यों हो रही है। पुराने वक्तों में जब हम सारे लोग गांव में ज़्यादातर शहर जो थे वो आबाद नहीं थे, पहले वक्तों में लोग गांव में रहते थे तो पानी का भी इतना वो ख़र्च नहीं था, आबादी भी कम थी। वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ना शुरू हुई, शहर डेवलप हो गए, सिटी बनना शुरू हो गए, टाउन बनना शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि जो आबादी बढ़ी तो पानी का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। जब पानी का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो गया तो जो नेचुरल सोर्सेज थे उनमें पानी की किल्लत होना शुरू हो गई।
अब वो पानी की किल्लत क्यों शुरू हुई कि हमारा क्लाइमेट डिस्टर्ब हुआ। क्लाइमेट जब डिस्टर्ब हुआ तो उसकी भी मैंने आपको इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एयर का चैप्टर था उसमें आपको सिखाया था ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद जो ओजोन डिस्टर्ब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे क्या होता है आपकी ज़मीन दिन ब दिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो रेनफॉल है वो डिस्टर्ब हुआ है। क्या पता एक लॉन्ग स्पेल के लिए बारिश ही ना हो। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो और डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमें जो पानी ज़रूरत होगी, जैसे हम आप अपने इर्द गिर्द आप अपने घर गली मोहल्ले में गौर करें तो हर गली मोहल्ले के अंदर टाउन अगर बने हुए हैं तो एक गली में क्या पता 20 बोर हों। अब 20 बोर के अंदर किसी का बोर जो कुआं हम ड्रिलिंग करते हैं जिसको वेल कहा जाता है, उसमें क्या पता किसी का बोर 1 साल के लिए चले, 2 साल के लिए चले, फिर बंद हो जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, जो बारिशों का ना होना है एक लॉन्ग स्पेल के लिए, और गर्मी का इंतहा को पहुंचना है। जब बारिश हो भी जाती है और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी दोबारा से वेपोरेट कर जाएगा, ज़मीन को पानी उतना नहीं मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो एग्रीकल्चर है। हमारा जो मुल्क है ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है, तो एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम दरियाओं नदी नालों से नहरें निकाल के आपाशी के लिए यूज़ करते हैं, आपाशी के लिए नहरें निकाली हुई हैं, ठीक है। ज़राअत के लिए वो क्या होता है, पानी सारा इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरा एक और चीज़ भी है कि हम डोमेस्टिक लेवल के लिए भी पानी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं स्लाइड्स के ऊपर भी जाऊँगा। आजकल जो है कि हम घरों के अंदर सफाई सुथराई के लिए भी साफ़ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल धो रहे हैं तो हम पीने वाला कुएं का साफ़ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हमें पानी पीने के लिए मैसर नहीं है और हम क्या कर रहे हैं कि साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ लोगों ने ऐसा भी सिस्टम बनाया हुआ है कि घरों की छत के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है उसको किसी जगह सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद वो पानी जो होता है वो इस तरह के काम काज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गाड़ी धोनी है, बाइक धोना है, घर का फर्श वगैरह धोना है, तो आप इस तरह का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप साफ़ पानी पीने वाला पानी इस्तेमाल करें। तो ये जो सेकंड टॉपिक है वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान, अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टॉपिक क्या है, पाकिस्तान में पानी की किल्लत। अगर हम मूव करें इसकी रीज़न क्या है, सबसे पहले है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। उससे होगा क्या, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इंक्रीजिंग रैपिडली। पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। अब जैसे आपके घर में 3 फ़र्द हैं, उनको पानी कितना चाहिए। जब आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से वो पहले वक्तों में जो पाकिस्तान की आबादी थी वो कम थी, वक्त गुजरने के साथ साथ जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं इन पाकिस्तान वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो जो नीड है वाटर की वो इंक्रीज़ हो रही है। अब जब नीड इंक्रीज़ होगी तो सोर्स भी क्या होना चाहिए, जहाँ से पानी आ रहा है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, वो डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर सोर्स डिक्रीज़ हो जाता है तो आपको पानी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिक्वायर्स हाई डिमांड ऑफ वाटर इन डोमेस्टिक लेवल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। जब आबादी बढ़ेगी तो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपको पानी नहीं चाहिए, आपकी ज़रूरियात के लिए जो आपकी एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, जिससे हम फसलें उगाते हैं, अपने लिए रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए अजनास पैदा करते हैं, उसकी पैदावार अच्छी करने के लिए भी हमें पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए, अगर तो बारिशें लगातार होती रहें तो फिर मसला हल हो जाता है कि पौधों को खेतों को भी पानी मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बात की कि हमारा क्लाइमेट जो है वो एक तरह का डिस्टर्ब हो चुका है। अब जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज़्यादा बात होती है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होती है कि आने वाले वक्तों में लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि आने वाले वक्तों में जो अभी हमें पानी मिल रहा है वो भी डाउन हो जाएगा, उसमें भी कमी आएगी। शहरों में चले जाएं तो पानी मिलता ही नहीं है, किसी एक जगह से
ट्यूबवेल से लोग पानी जाके ला रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एग्रीकल्चर और साथ साथ इंडस्ट्रीज़, जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, कपड़ा बना रही हैं, जूता बना रही हैं, उसके साथ साथ उनको पानी भी रिक्वायर्ड होता है। बेकरीज लगी हैं, मतलब पानी जो है आपकी ज़िंदगी का अहम पार्ट है। इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ये तमाम चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है सिवाय नॉन पोलर चीज़ों के। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में स्केसिटी ऑफ वाटर क्यों हो रही है, ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। आबादी के बढ़ने के साथ साथ पानी की जो पैदावार है उसमें कमी आ रही है। पानी की जो अमाउंट है, वाटर अमाउंट, उसमें डिक्रीज़ आ रहा है। जो अब जाते हैं ज़रा स्लाइड 2 की तरफ कि इसकी रीज़न क्या है। दूसरी, क्लाइमेट चेंज। पानी क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। इस पर भी मैंने बात की है। क्लाइमेट किसे कहते हैं? किसी भी जगह की आबो हवा को। आब मीन वाटर, कि वहाँ का पानी जब डिस्टर्ब होगा, एयर डिस्टर्ब होगी। एयर को तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमारा फोकस वाटर के ऊपर है। जब हम वाटर को देखते हैं, पानी क्यों कम हो रहा है? अगर तो बारिशें लगातार होती रहें तो फिर क्या होगा? पानी का लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन बारिश बरसाने का जो सबसे अहम फैक्टर है वो प्लांट्स हैं। टेम्परेचर को एक मॉडरेट लेवल के ऊपर रखने के लिए जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं। लेकिन हम इंसान क्या कर रहा है? अपनी ज़रूरियात के लिए इन फॉरेस्ट को काट रहा है। ज़रूरियात उसकी क्या है? सबसे पहले उसके लिए ईंधन है, लकड़ी को जलाना है। उसके बाद वो घर के फर्नीचर डेकोरेशन के लिए भी लकड़ी को काट रहा है, जंगलात को ख़त्म कर रहा है। तीसरा, अपने रहन सहन के लिए टाउनशिप की तरफ वो माइग्रेट कर रहा है, छोटे छोटे शहर आबाद कर रहा है। जिससे क्या होगा? जहाँ पे जंगलात थे वो सारी ज़मीन के ऊपर जंगलात का सफाया कर देगा। जब जंगलात नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, तो क्या होगा? हम किस तरफ मूव करेंगे? हमारा टेम्परेचर दिन ब दिन राइज़ करेगा। इससे क्या होगा? दूसरी तरफ हम फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, कोई प्रॉपर उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। घरों से धुआं, कूड़ कबाड़ बाहर निकल रहा है जो कि आपके एटमॉस्फेयर को आलूदा कर रहा है। जिससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी जो रेनफॉल ड्यूरेशन थी या एवरेज है वो उससे भी हम डाउन जा रहे हैं। जिससे क्या होता है कि हम एक तो वाटर स्केर्सिटी की में भी मुब्तला हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियों के अंदर भी हम मुब्तला हो रहे हैं। तो सबसे पहले है कि इर्रेगुलर रेनफॉल पैटर्न ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, कि जो बारिश की एक तरतीब होती थी, अब अगर अपने बड़ों से सुने या टीचर ने आपको कभी बताया हो या घर वालों से सुना हो तो आपके माइंड में एक कहानी सी फिट होती है कि जो पुराने वक्तों में बरसात चलती थी, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 20-20 दिन जड़ी लगी रहती थी, हल्की हल्की बारिश चलती रहती थी। लेकिन आजकल के दौर में ये ड्यूरेशन नहीं है। बारिश हुई एक दिन, अभी भी आप देख रहे होंगे उस तरह से बारिशें नहीं हो रही हैं। इर्रेगुलर पैटर्न, कोई तरतीब नहीं है। कभी क्या पता एकदम से लगना शुरू हो जाए और क्या पता महीना महीना 2-2 महीने बारिश ही ना हो। उसके बाद क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स वाटर अवेलेबिलिटी। पॉइंट नंबर 3 है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इरीगेशन पर्पसेस दैट डिक्लाइन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसके रहने वाले लोग पानी को खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा? जो ग्राउंड वाटर है, जब बारिशें नहीं होंगी तो आप ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करेंगे, जो ज़ेर ज़मीन पानी है। जब उसको आप इस्तेमाल करते रहेंगे, बारिश नहीं हो रही तो ज़मीन के अंदर पानी का लेवल बजाय इंक्रीज़ होने के जो मौजूद है उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो इस्तेमाल हो रहा है तो वाटर लेवल डिक्लाइन कर जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर। अब नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। Traditional flood irrigation methods are widely used in Pakistan. This has resulted water losses through evaporation and inadequate water distribution. जैसे हम
हमने जो आपाशी के लिए नहरें लगाई हुई हैं वो कहाँ से सोर्स, उसका डैम कहाँ पे है, और रास्ते में जो नहर निकाली हुई है वो काफ़ी सफ़र तय करके जा रही है। उससे क्या होगा कि वाटर वेपोरेट भी करेगा, कुछ पानी ज़ाया हो जाएगा और कुछ जो है वो आपके और उसके बाद इनएडिकेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिसाल मैं दूं कि घर के अंदर अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा घर का पानी है, कुएं का पानी है, हमने टंकी भर दी और हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट कर रहे होते हैं और साथ में हम टैप खोल देते हैं, और क्या होता है, हम ब्रश कर रहे होते हैं, साथ साथ पानी जो है निकल के जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है। ठीक है, तो ये करना है आपने, कुछ इस बारे में एथिक्स सीखने हैं। एथिक्स क्या है कि आपने वाटर को इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि हम आने वाली जो हमारी नस्ल है वो इस तरह के कुर्ब में मुब्तला ना हो। क्या हो सकता है कि आने वाले वक्तों में पानी को भी हमें ऐसे ही पैसों से ख़रीदना पड़े जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को ख़रीद रहे हैं। क्या हमारे लिए पानी भी एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स के तौर पे आ जाए, तो इस बारे में आपने गौर व फिक्र करनी है। नेक्स्ट है सम स्टेप्स कैन सॉल्व वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम इंसान जो है वो उसको अडाप्ट करके स्केर्सिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आप कुछ ऐसी वाटर प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप टूथब्रश कर रहे होते हैं, साथ टैप खोल देते हैं और पानी बह रहा होता है, तो आप इसमें कुछ अपने घर के, आप जो बंदा होता है ना, जैसे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने लेवल के ऊपर रह के इन चीज़ों को अडाप्ट करेंगे ताकि हर बंदा जो है वो इन प्रैक्टिस को अडाप्ट करे और हम इस मुश्किल से निजात हासिल कर सकें। सबसे पहला है इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी रिफॉर्म्स, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज़ एंड इट्स प्रमोशन। ये सबसे ज़रूरी है कि लोगों की अवेयरनेस की जाए कि पानी को हम सेव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर एंड प्रिवेंट इलीगल ड्रेनिंग आर एसेंशियल। कि कुछ लोग जो होते हैं गली में 20-20 ड्रिल किए हुए हैं, बोर किए हुए हैं, तो इलीगल ड्रिलिंग से अवॉइड करना चाहिए। इस बारे में गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनानी चाहिए। और इसके साथ एक क्वेश्चन है, राइट स्टेप टू सोल्व वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप इस क्वेश्चन के साथ नोट कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स हम किसे कहते हैं? ये जो खादें हम पौधों की या फसलों की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको फर्टिलाइज़र्स कहा जाता है। पुराने वक्तों में जो लोग थे वो एक ही नज़रिया रखते थे कि ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं या खादें हैं, इनको हम एनिमल सोर्सेज से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते थे। एक साइंटिस्ट आया वुलर, जिसने कहा कि ये जो यूरिया है, ये जो एक फर्टिलाइज़र है जिसको हम यूरिया कह रहे हैं, ये हम लैब के अंदर आर्टिफिशियल मेथड मतलब सिंथेटिक तरीके से भी बना सकते हैं। तो वुलर ने क्या किया कि बजाय एनिमल सोर्स को लेने के, उसने क्या किया कि केमिकल्स को मिक्स करके यूरिया प्रिपेयर किया। जिसके साथ साथ वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई और लोग जो थे वो सिंथेटिक यूरिया की तरफ आना शुरू हो गए। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ये वो चीज़ें हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र भी शामिल हैं जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल होता है, गोबर वगैरह, और दूसरा क्या होता है सिंथेटिक, जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। सिंथेटिक वो चीज़ें होती हैं जो लैब में या इंडस्ट्रीज़ में हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इंसान उनको बना रहा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी मौजूद है, डिफाइन फर्टिलाइज़र्स। न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन फर्टिलाइज़र्स। अब इन फर्टिलाइज़र्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि पौधे की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है। ये तीन बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके ज़मीन को मज़ीद ज़रखेज़ बनाते हैं। ठीक है, और यूरिया को हम तमाम फर्टिलाइज़र्स में प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कि इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो तमाम फर्टिलाइज़र से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम NPK फर्टिलाइज़र्स भी इनको कहते हैं। इसके साथ आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं कि NPK फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र्स, कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं या ख़ास हैं? इनमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो यूरिया है। इसको नंबर 1 क्यों दिया गया है कि इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बाकी तमाम फर्टिलाइज़र्स से सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद पोटाशियम है और लास्ट पे अमोनियम साल्ट। ठीक है, जिसमें अमोनियम जो है वो क्वाटरनरी साल्ट्स होते हैं, अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होती है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव फर्टिलाइज़र एट द राइट टाइम एंड इन राइट अमाउंट। आपने क्या करना है कि फर्टिलाइज़र्स को एक्सेस में नहीं करना और वक्त के साथ साथ पौधों को आपने जब उसको ज़रूरत होगी तो आप फर्टिलाइज़र देंगे। अदरवाइज़ जब वो बड़ा हो जाए, उसका एंड लगा हो, फसल पक जाए तो उस वक्त फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। जब पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, नन्हा पौधा होता है, तो उस वक्त आप उसको फर्टिलाइज़र्स दे सकते हैं और ख़ास अमाउंट में दे सकते हैं। इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट ऑप्टिमाइजेस द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय प्लांट्स एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है कि आप वक्त के साथ न्यूट्रिएंट्स देंगे तो पौधा उसको एब्जॉर्ब भी करेगा और ग्रोथ भी उसकी मेंटेन रहेगी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स ज़ाया होने का ख़दशा होता है कि आप वक्त के बाद देंगे तो आपके सारे फर्टिलाइज़र जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे और पौधा उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दिस प्रैक्टिस कैन मिनिमाइज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज न्यूट्रिएंट रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज़। इससे क्या होगा कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडीज़ के अंदर जाते हैं वो भी किसी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि पौधा उन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और ज़ाया होने का ख़दशा कम से कम होगा। इसके साथ क्वेश्चन भी मौजूद है, एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और उसके बाद लास्ट पे है क्वेश्चन बैंक। जो इस लेक्चर में क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है कि हाउ कैन यू मेंटेन ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज़, जो हमने स्लाइड 1 से शुरू किया था कि आप नेगेटिव इफेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन के। नंबर 2 है लिस्ट सम हैवी मेटल दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैवी मेटल के नाम लिखने हैं, वो आपकी स्लाइड के ऊपर मौजूद हैं। हाउ कैन यू प्रिवेंट हार्मफुल माइक्रोब टू वाटर बॉडीज़, जो पानी की जो बॉडीज़ हैं, नदी नाले हैं, उसमें जो यहाँ पे है हार्मफुल माइक्रोब्स को हम कैसे रोक सकते हैं। राइट स्टेप टू सॉल्व स्केर्सिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो पानी की किल्लत है उनको हम कम करने के लिए कौन से स्टेप्स को अडाप्ट कर सकते हैं, कौन से इकदाम हम उठा सकते हैं। उसके बाद डिफाइन फर्टिलाइज़र, व्हाट डू यू मीन बाय NPK फर्टिलाइज़र, NPK फर्टिलाइज़र्स कौन से हैं। एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से आप क्या मुराद लेते हैं। और लास्ट पे है वाटर स्केर्सिटी इन इम्पोर्टेंट इशू इन पाकिस्तान, गिव योर कमेंट्स ऑन इट। पाकिस्तान में आजकल पानी की किल्लत एक अहम इशू है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी गवर्नमेंट या हम खुद, सबसे पहले हम खुद हैं, ठीक है, हम खुद इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, मैं एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट, हर बंदा अपनी पोजीशन पे रहकर इसके बारे में जब तक गौर व फिक्र नहीं करेगा तो हम सब लोग इसका शिकार होंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। कल नए यूनिट के साथ और नई सुबह के साथ दोबारा से आपकी स्क्रीन पर मौजूद हूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और एक नसीहत के साथ साथ कि जो चीज़ आप लेक्चर लेते हैं जिस टॉपिक का, उसके नोट्स और उसके जो घर जाके उसको रिवाइज़ भी करें। और एक चीज़ कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आती, आप ये लेक्चर दोबारा घर जाके देखें और जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो उसका आंसर भी करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।